India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नौवार। इस बुलेटिन में हम आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि ट्रायल जज समय सीमा समाप्त होने के कारण मामले का निपटारा करने से इनकार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर नाराजगी जताई जिसमें जज ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2024 में एक मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 6 सप्ताह के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया था। ट्रायल कोर्ट के जज ने मार्च 2024 में एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जज समय सीमा के भीतर मामले का निपटारा नहीं कर पा रहे थे तो उन्हें समय विस्तार के लिए आवेदन करना चाहिए था। जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने कहा कि जज का यह कृत्य असामान्य है और उन्होंने जिला जज को जज से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को निर्देश दिया है कि जज से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि उन्होंने क्यों और किन परिस्थितियों में कहा कि वह मामले की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। जज को 1 महीने के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में समय सीमा के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि वह समय सीमा समाप्त होने के कारण जज मामले की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाई कोर्टों को सशर्त जमानत याचिकाओं को सीधे सुनने से बचने और पक्षकारों को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों को सशर्त जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने की समवर्ती अधिकारिता है, लेकिन हाई कोर्ट को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पक्षकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। पटना में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता की दिन दहाड़े हत्या के मामले में आरोपी व्यक्तियों ने सीधे पटना हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट ने बिना किसी ठोस तर्क के अग्रिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पक्षकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे 2 स्तरीय जांच सुनिश्चित हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्र न्यायालय के फैसले से हाई कोर्ट को सत्र न्यायालय के तर्क का लाभ मिलता है और शिकायतकर्ता को भी हाई कोर्ट के सामने याचिका का विरोध करने का अवसर मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट की समवर्ती अधिकारिता के महत्व को रेखांकित करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट को पहले सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए पक्षकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अदानी को प्रॉपर्टी बेचने और अधिकारियों से सुरक्षा की मांग की है। सहारा समूह ने अपनी प्रमुख संपत्तियों को अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को बेचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मांगी है।
इस बिक्री से मिलने वाली राशि को सेबी सहारा रिफंड अकाउंट में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग निवेशकों को भुगतान करने के लिए किया जाएगा। सहारा समूह ने अपनी 88 संपत्तियों को बेचने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें आम्बी वैली सिटी, होटल सहारा स्टार और सहारा शहर शामिल हैं। सहारा समूह ने दावा किया है कि उसने अपनी मेहनत से लगभग 16,000 करोड़ रुपए जमा किए हैं, लेकिन सेबी ने अभी तक निवेशकों को केवल एक छोटी राशि का भुगतान किया है। सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट से अदानी को संपत्ति बेचने की मंजूरी देने और समांतर नियामक और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है। सहारा समूह ने एक निगरानी समिति के गठन की भी मांग की है, जो बिक्री की प्रक्रिया की निगरानी करेगी और निवेशकों और लेनदारों के दावों का निपटारा करेगी। सुप्रीम कोर्ट से सहारा समूह की अपील पर सुनवाई होने की संभावना है, जिसमें अदानी को संपत्ति बेचने और नियामक एजेंसियों से सुरक्षा की मांग की गई है। सहारा समूह की अदानी को संपत्ति बेचने की योजना निवेशकों को भुगतान करने और समूह की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सहारा समूह और निवेशकों के हितों के लिए महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मीडिया समन्वयक विकास कुमार योगी के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया है। यह मामला एक महिला पत्रकार के साथ कथित हाथापाई और दुर्व्यवहार से जुड़ा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद यह फैसला सुनाया। महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि मई 2023 में आप कार्यालय में एक खबर कवर करने के दौरान योगी ने उनके साथ बदसलूकी की और उनके कैमरामैन के साथ धक्का मुक्की भी की। योगी पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और पत्रकार ने कोर्ट को बताया कि उन्हें योगी से कोई शिकायत नहीं है। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि इस विवाद को बनाए रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है। कोर्ट ने योगी पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और निर्देश दिया कि यह राशि दिल्ली पुलिस शहीद कोष में जमा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि राजकीय मशीनरी का इस्तेमाल इस मामले में हुआ था, इसलिए जुर्माना लगाया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का यह फैसला दोनों पक्षों के बीच समझौते के बाद आया है। कोर्ट ने एफआईआर रद्द करते हुए योगी को राहत प्रदान की, लेकिन जुर्माना लगाकर राजकीय मशीनरी के दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि दहेज उत्पीड़न से निपटने और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। जस्टिस अजय दिगपाल ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और क्रूरता जैसी बुराइयों से गंभीरता से निपटना चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। दरअसल एक भतीजी ने एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसमें उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और क्रूरता के आरोप लगाए गए थे। शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि शिकायतकर्ता ने भतीजी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की आयु और परिस्थितियों को देखते हुए यह उचित है। अदालत ने कहा कि दहेज उत्पीड़न और क्रूरता जैसी बुराइयों को गंभीरता से निपटना चाहिए, लेकिन निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों का भी ध्यान रखना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि एफआईआर रद्द करने का निर्णय शिकायतकर्ता की आपत्ति की अनुपस्थिति और याचिकाकर्ता की आयु और परिस्थितियों के आधार पर लिया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय दहेज उत्पीड़न और क्रूरता से निपटने और निर्दोष व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित करता है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि एफआईआर रद्द करने का निर्णय परिस्थितियों के आधार पर लिया जाना चाहिए। वेदांत ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है क्योंकि केंद्र सरकार ने उन्हें कैम्बे बेसिन तेल और गैस ब्लॉक के लिए विस्तार देने से इनकार कर दिया है। वेदांत 1998 से गुजरात के कैम्बे बेसिन में ऑफशोर ब्लॉक का संचालन कर रहा था। वेदांत ने अपनी प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट TSC की अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन किया था, जो 30 जून 2023 को समाप्त हो गई थी। केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को वेदांत के आवेदन को खारिज कर दिया और ONGC को अस्थायी रूप से संपत्तियों और संचालन का नियंत्रण लेने का निर्देश दिया। वेदांत ने अपनी याचिका में कहा है कि सरकार का निर्णय उसकी अपनी 2017 की नीति के विपरीत है, जिसमें विस्तार आवेदन पर 9 महीने के भीतर निर्णय लेने की आवश्यकता थी। वेदांत ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अपने ही गलतियों का फायदा उठाया और मनमाने ढंग से आवेदन खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और वेदांत की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को निर्धारित की है। वेदांत और केंद्र सरकार के बीच विवाद कैम्बे बेसिन तेल और गैस ब्लॉक के विस्तार को लेकर है। दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय इस मामले में महत्वपूर्ण होगा और वेदांत के भविष्य के संचालन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिल्ली की एक अदालत पटियाला हाउस कोर्ट ने BMW कार दुर्घटना मामले में आरोपी को जमानत दे दी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज ने एफआईआर के विवरण को खंडित कर दिया है। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया था और वाहन पलट गया था, जिससे दुर्घटना हुई। 14 सितंबर को एक BMW कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आरोपी गगनप्रीत मक्कड़ ने दावा किया कि दुर्घटना एक दुर्घटना थी और उसने जानबूझकर मोटरसाइकिल को नहीं टक्कर मारी। अदालत ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कहा कि यह स्पष्ट है कि कार चालक ने नियंत्रण खो दिया था और वाहन पलट गया। अदालत ने यह भी कहा कि एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स ने घायल व्यक्ति को कोई सहायता नहीं दी और घटना स्थल से चले गए, जो कि पेशेवर कदाचार है। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि आरोपी ने जानबूझकर दुर्घटना नहीं की थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी एक महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं और उसके पास कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत का यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का उद्देश्य आरोपी को दंडित करना नहीं है, बल्कि जांच और मुकदमे के दौरान उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शादी.com के CEO अनुपम मित्तल के खिलाफ दर्ज जबरन वसूली के मामले को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि शादी.com एक मध्यस्थ है और इसके उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनुपम मित्तल ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध नहीं किया है और कंपनी ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की थी। एक उपयोगकर्ता ने शिकायत की थी कि शादी.com पर वेरीफाइड प्रोफाइल के माध्यम से अश्लीलता को बढ़ावा दिया जा रहा था। उपयोगकर्ता ने आरोप लगाया था कि एक महिला ने उसके अश्लील वीडियो कैप्चर किए और उसे ब्लैकमेल कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थ के रूप में शादी.com को IT एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है। कोर्ट ने कहा कि अनुपम मित्तल ने व्यक्तिगत रूप से कोई अपराध नहीं किया है और कंपनी ने शिकायत मिलने पर कार्रवाई की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि उपयोगकर्ता ने अपनी शिकायत के बावजूद प्लेटफॉर्म का उपयोग जारी रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अनुपम मित्तल के खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर दिया है।
कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थों को उनके उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुपम मित्तल के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि मध्यस्थों को उनके उपयोगकर्ताओं के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिस पर एक 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार में मदद करने का आरोप है। कोर्ट ने अपने निर्णय में महात्मा गांधी और मनुस्मृति के उद्धरणों का उल्लेख किया। आरोपी सैयद परवेज मुशर्रफ पर एक महिला के साथ बलात्कार में मदद करने का आरोप है। महिला और उसके चचेरे भाई को 2 लोगों ने रोका था, जिसमें से एक ने महिला के साथ बलात्कार किया था। आरोपी पर महिला के चचेरे भाई को रोकने और धमकाने का आरोप है। कोर्ट ने मनुस्मृति के एक श्लोक का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है, वहां देवता निवास करते हैं। कोर्ट ने महात्मा गांधी के एक उद्धरण का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया है कि जब तक महिलाएं रात में स्वतंत्र रूप से नहीं चल सकती, तब तक भारत वास्तविक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर सकता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट का यह निर्णय दर्शाता है कि न्यायालय महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को महत्व देता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों में आरोपियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.